हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स, अगर आप हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो ये है क्या। ठीक है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, हर जगह देखा है, बट मुझे रियली समझ में नहीं आया कि स्टैटिस्टिक्स ज़रूरत क्यों पड़ी। मीन निकालना, ये सब निकालना, मोड निकालना, मीडियम निकालना, मैं क्यों निकालूँ ये सब। ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई मेरे को ये सब निकालने की। और मेरे को मान लो निकाल भी लिया तो उससे रिजल्ट क्या आया मेरा, क्या जान के करूँगा अगर मेरा डेटा यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक कार बता दूं आपको, ठीक है, कार मेरी ऐसी दिखती है, तो आप समझ जाओगे। लेकिन अगर मैं उसके कंपोनेंट्स आपको बताने लग जाऊं कि यार ये टायर का ये फंक्शन है, व्हील का ये फंक्शन है, ठीक है, स्टीयरिंग का ये फंक्शन है, तो इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ भी उठा के देख लो, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है। तो आप अगर वीडियो पूरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टैटिस्टिक्स ज़रूरत क्यों है, डेटा साइंस में इसका रोल क्या है। ठीक है। और पी वैल्यू हो गई, ठीक है, जेड स्क्वायर हो गया, शिबुकी इनक्वालिटी रूल हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये हमें जाननी क्यों है, इसका मैं जवाब इस वीडियो में दूंगा, तो इसको अंत तक देखिएगा। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, जिससे हम लोग बात करते हैं। अब ये स्टैटिस्टिक्स बस इसी पे बनी हुई है, पॉसिबिलिटीज़ पे, प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, 50% ठीक है यार ये सही है, 50% यार ये नहीं हो सकता। ठीक है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बस इसी चीज़ में टिकी हुई है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। और टेस्टिंग कई तरीके की है। ठीक है, टी टेस्टिंग हो गई, चाय स्क्वायर टेस्टिंग हो गई, ऐसी बतेरी टेस्टिंग है। लेकिन टेस्टिंग क्यों है, किस लिए है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई सी भी टेस्टिंग उठा लो, उसमें एक नल हाइपोथेसिस होता है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं बोलूँ कि यार ये जॉब मेरे को मिलेगी या ये जॉब मेरे को नहीं मिलेगी। अब ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, मेरे पास तो डेटा है। डेटा मतलब मैंने कितनी तैयारी करी है, सारे टॉपिक्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ठीक है, कब मैंने पढ़े, कितनी देर में पढ़े, कितनी जल्दी समझे, कितना रिवीजन करा है, इस चीज़ का मेरा पूरा डेटा है। तो इस डेटा को अगर मैं प्लॉट करूँगा तो भाई मैं बता सकता हूँ कि हाँ यार मैं इस साल पास हो जाऊँगा, ये जॉब मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, मेरा डेटा अगर कहीं और लाई कर रहा है तो मुझे पता चल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स बस यही है। अब एक लेवल नीचे जाके देखते हैं इसके अंदर कि हाइपोथेसिस रिजेक्टेड भी होती हैं, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड भी होती हैं, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब कि मान लो मेरे को एक ड्रग की टेस्टिंग करनी है, नल हाइपोथेसिस मैंने मान रखा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने मान रखा है इससे फ़र्क पड़ता है। जैसे जॉब वाला एग्जांपल, जॉब मेरे को मान लो मेरे को नहीं मिलेगी, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जॉब मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज़ को उठा के देख लो जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, वहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। और अगर डेटा पूरा एक्यूरेट है तो अपन लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमारा डेटा लाई कर रहा है। ठीक है। और इसमें हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल की भी बात करेंगे। ठीक है, पी वैल्यूज़ की बात करेंगे कि यार ये क्या है वैल्यूज़, क्यों क्यों जानूँ मैं सारी वैल्यूज़ को। ठीक है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर मैं जाऊँ तो मेरा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बना कैसे। सबको पता है एक लाइन का फॉर्मूला y=mx+c, सिंपल है। एक लीनियर लाइन बन जाती है जिसका ग्राफ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है। वैसे एक पैराबोला इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अगर हमें दे रखा है तो अगर आप इसमें 1 2 3 4 जितनी वैल्यूज़ डालोगे उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है। वहीं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे बनेगा। एक्सपोनेंशियल मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग। वैसे ही एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर कुछ बनाओगे आप तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो जैसे ही ऐसी लाइन बन रही है थोड़ी थोड़ी, वैसे ही ऐसी लाइन बनेगी। तो इस वाले फंक्शन के अंदर जब ये बन रहा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, तो उसमें आप देखोगे कि ई की वैल्यू यूज़ हो रखी है। और जितनी भी ग्राफ्स पढ़ लो आप, जितनी भी इक्वेशन पढ़ लो, उसको ऐसे ही समझना, तभी समझ में आएगी, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। तो वैसे ही ई ई का ग्राफ जैसे बन रहा है वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बन रहा है। दैट मीन्स मेरा ई वैल्यू ज़रूर आ रही होगी मेरे इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरेटिंग फंक्शन में। ठीक है। और स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर, मतलब ये हाइपरबोला बन रहा है या पैराबोला बन रहा है। माइनस किस लिए, क्योंकि अगर माइनस यहाँ पे डाल दोगे तो ये नीचे की तरफ बनने लग जाएगा। सिमिलरली ऐसे बन गया। तो इसमें दो चीज़ें तो मेरे को पता चल गई कि एक मेरा हाइपरबोला यूज़ हो रहा है, एक ई का फंक्शन यूज़ हो रहा है, एक एक्स स्क्वायर यूज़ हो रहा है, और एक माइनस यूज़ हो रहा है। ठीक है। और बाकी 1/√2 इसके पास जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्यूरेटली मेजर हुआ होगा जिस वजह से हमारा ये ग्राफ ऐसे बना होगा।
ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। इस गॉस तो यही गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, मैंने अभी आपको सिर्फ 5 पॉइंट में से एक पॉइंट बताया अभी, जो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ बुक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, टाइप 1 टाइप 2 एरर। ये इतना कन्फ्यूजन है ना, इतना कन्फ्यूजन है लोगों में कि क्यों बोलूँ मैं टाइप 1 एरर, क्यों बोलूँ मैं टाइप 2 एरर, जबकि पता है कि एक टाइप 1 एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये वाला ग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बात करी थी हाइपोथेसिस की, तो नल हाइपोथेसिस का ग्राफ ऐसे बनता है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का ऐसे बनता है। अगर दोनों में ओवरलैप हो रहा है कि यार मेरे को जॉब मिलेगी, मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, या एक लड़की प्रेग्नेंट है, एक लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, ये मेरा सिस्टम से निकला है, सिस्टम से बनाया हुआ मेरा ग्राफ है कि देखो प्रेग्नेंट हमेशा वुमेन ही होती है, मैन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। अल्फा हमारा रेड वाला सेक्शन है, बीटा हमारा ब्लू वाला सेक्शन है। बीटा को हम लोग टाइप 2 एरर बोलते हैं और अल्फा को हम लोग टाइप 1 एरर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट है, टाइप 1 एरर। अगर क्या लड़का प्रेग्नेंट है, लड़का भी प्रेग्नेंट ही हो सकता है क्योंकि हमारा सिस्टम बता रहा है कि प्रेग्नेंट है, लेकिन वो लड़का निकल गया तो हमारा टाइप 1 एरर आ गया। वहीं टाइप 2 एरर क्या है कि अगर मैंने मान रखा है कि अगर मेरा नल हाइपोथेसिस मान के चलो क्या है कि प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं है। प्रेगनेंसी है मतलब नल हाइपोथेसिस, प्रेगनेंसी नहीं है मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, हाँ और ना। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस में टाइप 1 एरर मतलब क्या हो गया, चलो ठीक है, टाइप 1 एरर हो गया कि एक लड़का निकल गया प्रेग्नेंट, और टाइप 2 एरर हो गया कि वो प्रेग्नेंट थी लेकिन सिस्टम ने डिटेक्ट नहीं करा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर मैं बात करूं कि कोई गिल्टी है, ठीक है, किसी को सज़ा होने वाली है, तो मैंने एक ग्राफ बनाया कि वो इनोसेंट है, एक ग्राफ बनाया कि इनोसेंट नहीं है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस मेरा इनोसेंट है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मेरा क्या है, इनोसेंट नहीं है मतलब गिल्टी है। अब सज़ा देने का टाइम आया, ठीक है, सज़ा में निकल गया टाइप 1 एरर कि मेरा बंदा तो इनोसेंट है, नल हाइपोथेसिस, ठीक है, लेकिन गिल्टी कन्विक्टेड हो गया, प्रूफ ये हो गया कि गिल्टी है। मैंने पूरा डेटा बनाया कि यार ये सारी चीज़ें का कि इसकी अच्छाई लिखी मैंने इसके अंदर, और मेरे को यहाँ तक पता चला कि यार ये तो पूरा बंदा गिल्टी, वो मेरे मतलब ये पूरा इनोसेंट बंदा है, लेकिन मेरे सिस्टम ने तो बताया कि नहीं ये इनोसेंट नहीं है, ये तो मेरा गिल्टी बता रहा है। तो इसको बोलते हैं हमने टाइप 1 एरर। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि ये बंदा गिल्टी है, ठीक है, लेकिन मेरे को बीटा एरर या टाइप 2 एरर ने बताया कि गिल्टी नहीं है। अब इससे कुछ पता चल रहा है? ठीक है, ये हो गया मेरा टाइप 1 एरर, ये मेरा हो गया टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर की पोजीशन यही रहेगी, टाइप 2 एरर की पोजीशन यही रहेगी कि एक इनोसेंट बंदे को जेल हो गई। इनोसेंट मतलब मेरा नल हाइपोथेसिस, इनोसेंट मतलब मेरा नल हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर मतलब इनोसेंट को जेल हो गई, टाइप 1 एरर मतलब मेरा इनोसेंट को जेल हो गई। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस का इंट्रैक्शन यहाँ पे टाइप 1 एरर, और टाइप 2 एरर मतलब एक जो अपराधी था, जो विक्टिम था, जो क्रिमिनल था, ठीक है, वो छूट गया, क्रिमिनल था वो छूट गया, जो गिल्टी पर्सन था वो फ्री हो गया। तो जो गिल्टी पर्सन था वो फ्री हो गया, वो हमारा टाइप 2 एरर हो गया। आप कितनी भी बुक्स उठा लो, इतना ईजी एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दिया होगा। ठीक है, तो चलो ये बात करी मैंने स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़रूरत है, और इसका ग्राफ कैसे बना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, जेनेटिक फंक्शन क्या है, ये मैंने आपको दूसरा चीज़ बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जेड स्कोर की। ठीक है, जेड स्कोर, पी वैल्यूज़, तो ये वाली चीज़ मैं आपको अगले वाले वीडियोज़ में बताता हूँ। ठीक है।